कैसे हैं? अच्छे हैं? कैसा चल रहा है अभी आप लोगों का शेड्यूल? बढ़िया चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। माय नेम इज स्वाधीन और आप लोगों के सामने मैं जो है सरफेस केमिस्ट्री का एक लेक्चर जो हमने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज हमारा सेशन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग आप लोग जो है जॉर्प्शंस और डिसॉर्प्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जॉर्प्शंस क्या है? बेसिकली absorption is the process in which both absorption and adsorption take place simultaneously, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप लोग अपने घरों में घर पे आप लोग कलरिंग कराते हैं। कभी भी फैब्रिक होता है, जो आप लोगों ने ये फैब्रिक पहन रखा है, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी का दुपट्टा है, ठीक है, तो उसको आपके डैडी कहाँ ले जाते हैं? मान लीजिए उन्होंने कहा मुझे इसको व्हाइट को ब्लैक कराना है, ठीक है, तो व्हाइट को ब्लैक कराने के लिए वो कहाँ जाते हैं? कलर करने वाले के पास, डाई मेकिंग वाले के पास जाते हैं। वो क्या करता है? उसका कलर जो है क्या करता है? घोल बना के उसमें डाल देता है, ठीक है ना, डाल देता है। तो वहां पे देखिए, अब उसने डाल दिया, डायरेक्ट डाल, जैसे अपन ने स्पंज को डाला था, कुछ ध्यान दीजिए, स्पंज को डाला था ना, स्पंज को डाला था किसमें? वाटर में डाला था। तो वहां पे क्या हुआ था? एब्जॉर्प्शन हुआ था। प्लस क्या हुआ था? सॉल्यूट के पार्ट, एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था? सॉल्यूट के पार्टिकल भी आए थे। तो यहाँ पर जो डाइंग है, बेसिकली क्या है? जो डाइंग है, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स बेसिकली क्या है? ये एक प्रोसेस है। ये आपकी फैब्रिक्स है, किसकी? जॉर्प्शंस की, ठीक है। एब्जॉर्प्शंस में ए भी हटा दिया, तो ये जॉर्प्शंस है, जिसमें कि आपका एब्जॉर्प्शंस और एडजॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस, दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, जिसमें कि आपका एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन फिनोमेना साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूल्स गेटिंग डिसलॉग्ड फ्रॉम द सरफेस। तो डेफिनेशन के तौर पे जो है, अगर हम आपसे कोई एब्जॉर्प्शन पूछता है तो आप क्या बोलोगे? द फिनोमेना in which basically the phenomena of absorbed molecules getting delogged. The phenomena of absorbed molecules getting dislodged from the surface. तो फैब्रिक पे क्या हुआ? बेसिकली आपके जो मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स क्या हुए? जो मॉलिक्यूल्स, कलर के मॉलिक्यूल्स आए, वो आपके फैब्रिक पे आए। फैब्रिक पे आने के बाद उस पे क्या हो गए? उस पे लॉक्ड हो गए। लॉक्ड का मतलब आकर रुक गए, चिपक गए, स्टक कर गए उसकी सरफेस पे, फैब्रिक की सरफेस पे आकर जो है वो मॉलिक्यूल्स चिपक गए, ब्लैक कलर वाले मॉलिक्यूल्स चिपक गए, ठीक है, उसकी सरफेस पे। दैट इज द एडजॉर्बेंट। और वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली, आप देखिए, अपर लेयर पे नहीं है कोई, उसकी पूरी लेयर पे, पूरे आपके कॉटन के दुपट्टे पर ही पूरी तरह से ये क्या हो गए? एब्जॉर्ब भी हो गए और एड्सॉर्ब भी हो गए। तो इस तरह से डिसलॉग जो हो गए सरफेस पे मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह का फिनोमेना जो होता है वो कहलाता है जॉर्प्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? जॉर्प्शंस कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जो है इस तरह का फिनोमेना। और इसका ठीक उल्टा अगर हम कह दें, ठीक है ना, इसका ठीक उल्टा रिमूवल ऑफ डिसऑर्प्शन, ठीक है ना। बात कहते हैं हम लोग अपन डिसऑर्प्शन की। ये देखिए, अगर हमने इसमें डी लगा दिया, ठीक है ना, डिसऑर्प्शन, तो फिनोमेना इन व्हिच रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स, वहां पे आप क्या करेंगे? रिमूवल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। वहां पर आप सिर्फ ये बोलिए कि आप उस मॉलिक्यूल्स को, जो भी आपके एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, द फिनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ absorbed molecules. तो ध्यान दीजिए, the phenomena of removal of absorbed molecules from the surface. जो आपके मॉलिक्यूल्स आए थे इस फैब्रिक से, आप इसकी डीकलरिंग कर दीजिए वापस, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स आपके फैब्रिक से क्या हो जाएंगे? सेपरेट आउट हो जाएंगे। आना और किसी चीज का जाना, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेट, रिमूवल ऑफ
एब्जॉर्बेट फ्रॉम एब्जॉर्बेंट, फ्रॉम एब्जॉर्बेंट। ओके, तो यहां पर आपका क्या है कि एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेट का निकलना ही जो है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट से एब्जॉर्बेट का निकलना ही क्या कहलाता है आप लोगों का, डिसऑर्प्शन। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिए, चाहिए तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी रिमूवल जो है आपका डिसऑर्प्शन कहलाता है। ठीक है ना, डिसऑर्प्शन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन जो है समझना आप लोगों के लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में। ठीक है ना, तो आप लोग इसको जो है ध्यान करिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है ना, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं बेसिकली, है फिजियो और केमियो, फिजियो और केमियो। ठीक है ना, एड्सॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शंस। ओके, ठीक है, नंबर 1 है आपका फिजियो। ओके, फिजियोजॉर्प्शंस। ठीक है, इसमें आइए आप लोग बात, फिजियोजॉर्प्शन से क्या होता है बेसिकली, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा वंडर वॉल ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, इसमें एक आप लोग वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल्स देखा। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने लॉक किया, वाटर मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने किसी चीज को डिप किया, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट विद किसी सब्सटेंस से, लाइक वुड मान लीजिए आप। ठीक है ना, वुड मान लीजिए आप लोग, यहाँ पर एक वुड का हम केस ले लेते हैं। ठीक है, देखिए वुड, देखिए जैसे आपने किसी भी बीकर में वाटर ले लिया, यहाँ पर आपने क्या किया, किसी वुड को इसमें डाल दिया। ये वुड पीस ऑफ वुड है, आप लोगों का ध्यान दीजिएगा, पीस ऑफ वुड। इस पीस ऑफ वुड को डालने पर क्या होगा, ध्यान रखिए, ये वुड आप डालते इसमें एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, कैसे होगा, इसकी लेयर पे वाटर क्या होगा, लॉक्ड होगा, मतलब इसकी सरफेस पे ही वाटर चिपकेगा। ध्यान रखिए, इसकी केवल सरफेस पे ही चिपकेगा, अंदर नहीं जाएगा वाटर। आप कंसीडर करिए, इमेजिन करिए किसी चीज को, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी के टुकड़े को आपने क्या किया, पानी में डाला और निकाल दिया, क्या हुआ, केवल वो गीला हो पाया। ठीक है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर नहीं हुआ, केवल उसकी सरफेस पे आया, और आपने उसको वापस जाके धूप में रख दिया, वो क्या हो गया, उड़ गया पानी। तो इस टाइप का फिनोमिना जहां पर कहीं पर भी जो वंडर वॉल अट्रैक्शन है, कहने का मतलब ये क्या है कि स्मॉल अट्रैक्शन फोर्स रहता है, स्मॉल अट्रैक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस, वन सब्सटेंस वुड, वन सब्सटेंस इज वाटर मॉलिक्यूल्स। जहां पर भी दो सब्सटेंस के बीच में कमजोर रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, जैसे कि वंडर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इक्विवेलेंट वंडर ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे हम, तो जहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, वहां पर जो है फिजियोजॉर्प्शन होगा। जहां पर फिनोमिना कौन सा होगा, फिजियोजॉर्प्शन का होगा। ठीक है, इसकी जस्ट दूसरी बात अगर हम करते हैं, दूसरा फिनोमिना अगर आप लेने की कोशिश करते हैं, केमियोजॉर्प्शन की बात करते हैं, केमियोजॉर्प्शन की बात करते हैं, अगर हम दूसरा फिनोमिना की बात करते हैं, हेमियोजॉर्प्शन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है आपका, वहां पर कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स विद
कोवेलेंट बॉन्ड, विद कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड से कंप्लीटली क्या रहता है, अट्रैक्ट रहता है, बंधा रहता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि आपने ग्रेफाइट देखा होगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, ठीक है। अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कैन यू इमेजिन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम जुड़ के क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, ठीक है ना। कैन यू रिमूव दिस ऑक्सीजन, कैन यू रिमूव दिस ऑक्सीजन, कैसे रिमूव करोगे, ठीक है ना, कैसे रिमूव करोगे इस ऑक्सीजन को, सोचिए, ध्यान दीजिए। अगर आप इस ऑक्सीजन को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको हम रिमूव करने के लिए हम जो है इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको फिर हम हीट करेंगे, ठीक है ना। हीट करने पर आपका क्या होगा, वापस इस कार्बन मोनोऑक्साइड को आप हीट करेंगे, इस सरफेस पे हीट करने के बाद आप लोगों का क्या होगा, क्या निकलेगा आप लोगों का, कार्बन, ग्रेफाइट वापस निकल जाएगा, ठीक है ना, ग्रेफाइट वापस निकल जाएगा। लेकिन आप लोगों की ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, आप लोगों की ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, फ्री ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ठीक है, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि किसी भी सरफेस पे अगर ये जो है ग्रेफाइट ने ऑक्सीजन कोट करके आपका CO बनाया किसी भी सरफेस पे, ठीक है ना, किसी सरफेस पे, और आपका उस सरफेस को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है ना, उस सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई। अब हमने उस सरफेस को दोबारा हीट किया, तो उस सरफेस को हीट करने पर बेटा देखना कार्बन निकलता है, ग्रेफाइट निकलता है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, आपकी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, ये निकल जाएगी, चाहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगी उसी फॉर्म में, लेकिन आपकी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं, प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड से बने होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन ऑफ वांडर वाल फोर्स, ठीक है। इससे बहुत ही क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए कह सकते हैं क्या कि फिजियोलॉजिक्स जो होता है उसमें मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन केमियो ऑब्जर्वेशंस में आप लोगों को मॉलिक्यूल्स को अलग करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बने होते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो ड्यू टू द केमिकल कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होता है एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट इज द एब्जॉर्बेंट, दैट इज द एब्जॉर्बेट, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट और ये एब्जॉर्बेट आया, एब्जॉर्बेट के बीच में जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड इतना ज्यादा होता है कि उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात, नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप ऑफ एडसॉर्प्शंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होती है, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, ठीक है ना। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन की बात करते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है, आपका टॉपिक जो है समझना। हीट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है, क्या होता है कि जब भी किसी भी एब्जॉर्बेंट में कोई बाहर से क्या आ रहा है, एब्जॉर्बेट आ रहा है, एब्जॉर्बेट आकर, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट पे अटैक करता है, ठीक है ना, और उसमें से क्या निकलती है, आपकी हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शंस, ठीक है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शंस, ठीक है, वो है आपकी हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी 1 मोल ऑफ 1 मोल आपका, ठीक है, 1 मोल ऑफ एब्जॉर्बेट
1 मोल ऑफ एब्जॉर्बेट, 1 मोल ऑफ ऑब्जर्वेट क्या करता है आप लोगों का, 1 मोल ऑफ ऑब्जर्वेट, चाहे वो गैस का हो या लिक्विड का हो, किसका हो, गैस का हो या लिक्विड का हो, ठीक है ना, एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, एंड उसकी सरफेस पे आ जाता है। आपकी देखिए 1 मोल का आपका सरफेस का आ रहा है, और इसके बाद क्या होता है आपकी इस दौरान प्रक्रिया के दौरान जो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है, और ये जो हीट इस दौरान जो है प्रोसेस के दौरान निकलती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों के, ठीक है, ये आप लोगों का कहलाता है हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है ये आप लोगों का जो भी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है वही आपकी क्या है, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान रखिए कि हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन कहीं कहीं पूछी जाती है आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट करिए, ध्यान रखिए, इस बात को समझिए, ठीक है। तो गाइस ये देखिए आप लोग जो है, हेलो फ्रेंड्स, तो अपन बात कर रहे हैं किस पे, फिजियोजॉर्प्शंस और केमियोजॉर्प्शंस पे बात कर रहे हैं। तो फिजियोजॉर्प्शंस बेसिकली अपन ने पढ़ा कि इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स होते हैं वीक, और इन केमियोजॉर्प्शंस जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में जो लगने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन ऑफ, और हमने आपको बताया वान डेर वाल फोर्स से। तो पहला डिफरेंस अगर बात करते हैं डिफरेंस की, तो इसमें पाया जाता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। ये रिलेटिवली जो है वीक होते हैं, जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कि वान डेर वाल फोर्स जो होते हैं रिलेटिवली वीक होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप समझ रहे हैं क्या होता है, जो अट्रैक्शन रहता है वो वीक रहता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है, ठीक है ना। इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पर जो आपको हीट रिक्वायर्ड होती है वो करीबन 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, जबकि इन केस ऑफ केमियोजॉर्प्शन जो होती है वो हीट पाई जाती है, हीट इस दौरान जो रिलीज होती है, आपको बताया भी मैंने, ध्यान देंगे कि कोई एब्जॉर्बेट आता है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेट आने के बाद जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन में जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, वो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द फिजियोजॉर्प्शन। केवल कितनी होती है आपकी 20 से 40 किलो जूल होती है, 20 to 40 किलो जूल होती है, जबकि इन केस ऑफ केमियोजॉर्प्शन जो है वो 40 to 200 किलो जूल होती है। दैट इज द हायर एनर्जी रिलीज्ड इन केमियोजॉर्प्शन। केमियोजॉर्प्शन के दौरान आप लोगों की जो हीट है वो ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है ना। इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। आपने देखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बेहतरीन दिया, एक वुड का एग्जांपल दिया, जैसे आप लोगों ने वुड को वेट किया, वापस आपने निकाला, तो आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो उस पे सरफेस पे थे वो वापस क्या हो गए, हट गए, रिमूवल हो गया, डिसऑर्प्शन हो गया, वहां पे क्या हो गया आपका, डिसऑर्प्शन हो गया, ठीक है ना। तो फिजियोजॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल है। कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी, फिजियोजॉर्प्शन, याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। और केमियोजॉर्प्शन कैसी है आपकी, जो है वो आपकी केमियोजॉर्प्शन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि ये वन साइडेड रिएक्शन है। अगर एक बार मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो वो जुड़ गए, ठीक है, समझ रहे ना। एक बार अगर मॉलिक्यूल्स दो जुड़ गए तो वो आपस में जुड़ गए, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है,
इसमें आपका फॉर्मेशन मल्टी लेयर फॉर्मेशन होता है। मल्टी लेयर का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बेंट आता है, एब्जॉर्बेंट के पास वो क्या होता है, मल्टी लेयर फॉर्म करता है। मल्टी लेयर मतलब एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, इस तरह से मल्टी लेयर फॉर्म करेगा। जबकि केमियोजॉर्प्शंस में केवल क्या होगा, वन लेयर ऑब्जॉर्प्शन होगा, एक ही लेयर बनेगी आपकी। मोनोलेयर एब्जॉर्प्शन जो फिनोमेना होता है वो केमियोजॉर्प्शन में होता है, ठीक है ना, सिंगल लेयर फॉर्मेशन होता है। जबकि मल्टी लेयर जो होता है वो आपका किसमें होता है, फिजियोजॉर्प्शन में होता है, ठीक है, क्लियर है। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप लोगों के कोवेलेंट बॉन्ड बने बेसिकली उसमें क्या है आपका ये पाए जाते हैं, हर किसी भी इंस्टेंट में पाए जाते हैं। ये फॉर्मेशन जो होता है किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है कि बेसिकली जो है आप लोगों के बॉन्डिंग बने, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने की जरूरत है, या कोई स्पेसिफिक नेचर चाहिए उसके लिए कोई कंडीशन ऐसी बनाओ, आप कोई कंडीशन लाने की जरूरत है, ऐसी कोई कंडीशन इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। नेचुरली अकस कर सकते हैं, वुड को पानी में डाला, कॉटन को पानी में डाला, या कुछ ऐसा फिनोमेना आप सोचिए, थोड़ा माइंड लगाइए कि नेचर में ये कोई कंडीशन इसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, ये किसी भी कंडीशन में आप करा सकते हैं, किसको, फिजियोजॉर्प्शन को। लेकिन केमियोजॉर्प्शन के केस में स्पेसिफिक इन नेचर होता है कि वहां कोवेलेंट बॉन्ड का बनना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, समझ रहे ना। तो वहां पर जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल दीजिए C+O2, तो कार्बन को आप लोग ऑक्सीजन से लाए और रिएक्शन कराई, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो कार्बन भी साफ सुथरा होना चाहिए भाई, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, समझ रहे ना बात को, समझ रहे। जैसे आप लोगों के बॉन्डिंग होती है, आप लोगों के Ag सिल्वर पे सिल्वर ऑक्साइड बनना, सिल्वर ऑक्साइड बनना, ठीक है ना। तो सिल्वर आप लोगों को चाहिए, प्योर सिल्वर चाहिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन आप लोगों का अटैक करता है, क्या बनाता है, AgO सिल्वर ऑक्साइड ठीक है। इसी प्रकार से आपका प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम पे अगर आप लोगों ने कहीं ऑक्सीजन लगाई, तो इस तरह से जो फिनोमेना है या जो भी है वो स्पेसिफिक है, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। फिजियोजॉर्प्शन जो होता है वो एक्सक्लूसिवली होता है, लो टेम्परेचर पे भी परफॉर्म कर सकता है, लो टेम्परेचर पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि केमियोजॉर्प्शन जो होता है सभी टेम्परेचर पर परफॉर्म कर सकता है। ये रिएक्शन जो होती है या ये एडजॉर्प्शन जो होता है वो सभी टेम्परेचर पर इंक्रीज कर सकता है। और जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर की बात अगर करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ सकता है, ठीक है, एडजॉर्प्शन रेट बढ़ सकता है। इंटरेस्टिंग चीज अब देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं तो कुछ आप लोग इसके एग्जाम मतलब आप लोग अगर डिफरेंशिएट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। कैसे, जैसे आप लोगों ने मास्क देखा होगा, जो माइंस में काम करते हैं लोग, माइंस में काम करते हैं, वो अपने माउथ पे क्या करते हैं, एक मास्क लगाते हैं। गैस मास्क क्यों लगाया जाता है बेटा, गैस मास्क इसलिए लगाया जाता है, जो भी आंसर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि मास्क लगता है टू डिसॉल्वेशन ऑफ पॉइजनस गैस या डिसॉर्प्शन ऑफ पॉइजनस गैस। हमारी जो गैसेस हैं, माइंस में कई प्रकार की गैसें होती हैं, SO2 है, CO2 है, लाइक दिस, ये हमारे क्या हो जाए, कहीं हमारे ऑक्सीजन के साथ कंटेंट होके हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच जाए, इसलिए उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एक मास्क लगाते हैं। और मास्क जो रहता है वो लेयर रहता है, उसमें चारकोल का लेयर रहता है, क्या रहता है, चारकोल का लेयर रहता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो चारकोल क्या करता है, जो भी आने वाली गैसेस हैं उनको क्या करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो गैसेस आती हैं, जो ऑक्सीजन आती है या N2 आती है, NO2 आती है, वो प्योर फॉर्म में आती है, ठीक है, पॉइजनस फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है ना। पॉइजनस गैस नहीं आती, हमारा दम नहीं घुटता, हम वहाँ पे आराम से काम कर सकते हैं, माइंस में टहल सकते हैं, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो फिजियोजॉर्प्शन में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों का ये जो है, आप लोगों का चारकोल का बेटर एग्जाम्पल है इसमें कि मास्क में हम लोग काम करने जाते हैं तो पॉल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो चारकोल है, एक चारकोल होता है, एक एक्टिवेटेड चारकोल होता है, ठीक है ना।
ये देखिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और ये चारकोल है कैसा, चारकोल, ये ग्रेनुअल्स फॉर्म में है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये क्या है, पाउडर फॉर्म में। इसको हम पाउडर फॉर्म में क्यों रखते हैं, ज्यादा बेनिफिशियल हमारा किसमें है, ग्रेनुअल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। क्यों, क्योंकि पाउडर फॉर्म में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा आप लोगों का बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ज्यादा सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पढ़ाए मेटलर्जी पढ़ी आप लोगों ने थोड़ी बहुत 10th क्लास में, गुड। मेटलर्जी में क्या था कि माइंस से हम लोग क्या लाते हैं, माइंस से हम लोग ओट्स लाते हैं, ठीक है। ओट्स को हम लोग मेटलर्जी में डालने से पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे पीस में क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उसका पाउडर बना लेते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसा फिनोमिना है कि पाउडर फॉर्म में लाने के बाद ही जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। हम मास में ग्रेन्यूल्स नहीं डाल देंगे, ग्रेन्यूल्स डाल देंगे तो क्या होगी, एयर आपकी पोल्यूटेड एयर उसके बीच से निकल जाएगी, इसलिए हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में ही यूज करते हैं। हम लोग वहां पर आपका पाउडर फॉर्म में ही यूज करते हैं, किसको, चारकोल को, ठीक है ना। कि मोर एब्जॉर्प्शन, मोर एब्जॉर्प्शन मींस मोर एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ आपका, वहां पर आपका हाँ सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है ना। इन केस ऑफ कीमियोसॉर्प्शन, कीमियोसॉर्प्शन के केस में आप लोगों को पता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इनको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है ना। प्रोसेस जो है आप लोगों की वहां पे इरिवर्सिबल है, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद, ठीक है ना, सिल्वर है, प्लेटिनम है, कई टाइप की पीबी पे है, ठीक है ना, इस पे सब पे अटैक करती है, लेकिन इनसे वापस ऑक्सीजन को निकालना मुश्किल है, इसलिए ये प्रोसेस कैसी हुई, इरिवर्सिबल हुई, ठीक है ना। क्या हुई, इरिवर्सिबल हुई, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग इस बात को। जैसे भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था आप लोगों को, क्या किसी भी सरफेस पे हमने क्या किया, कार्बन पे ऑक्सीजन की, ग्रेफाइट पे हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन की, उस पे क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हुआ। लेकिन वापस अगर हम सरफेस से चाहें कि उसको हीट करके वापस हम ऑक्सीजन निकाल लें तो हमारा नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस ये हमने आपको दिए, समझ में आए, याद करिए, लर्न करिए, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, समझिए क्या बोला मैंने और आपको क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ भी करिए आप लोग, लेकिन करिए, बैठिए मत, ये बैठने का टाइम नहीं है बिल्कुल आप लोगों के पास। आप लोगों को कुछ करना है, कुछ पाना है, इसलिए आप लोग इस चीज को बार बार समझिए, ठीक है ना। ओके, तो नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों हम लोगों ने बात की डिफरेंशिएट फिजियोसॉर्प्शंस और केमियोसॉर्प्शंस के बीच में बात की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आप लोगों के एब्जॉर्प्शन से बेसिकली कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, उनकी बात करते हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज है फैक्टर affecting एब्जॉर्प्शन के लिए जो उस पर फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 है नेचर की बात करते हैं, ठीक है ना। आपका क्या नेचर है उसका, किसका, जो आप लोग, किसका, मेरा नेचर नहीं, आपका नेचर नहीं, नेचर ऑफ जिसको आप लोग डालने जा रहे हो, ठीक है ना, जिसको आप लोग एब्जॉर्बेट बोलते हो, क्या बोलते हो, एब्जॉर्बेट, ठीक है, इसका क्या नेचर है, ठीक है। दूसरी चीज आती है नेचर ऑफ जिसमें आप भेजना चाह रहे हो उसको, ठीक है ना, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात आती है, ठीक है ना, एब्जॉर्बेंट की बात आती है, ठीक है ना। तीसरी चीज आती है टेम्परेचर की बात आती है, किस टेम्परेचर पे आप इस फिनोमेना को अफेक्ट करने जा रहे हो, टेम्परेचर कैसा है आपका,
ठीक है ना, लो टेम्परेचर पे हो रहा है कि हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है ना। और चीज आती है आपकी प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है ना। प्रेशर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग जो है इस पर बेस्ड पढ़ोगे, आइसोथर्म कर्व वगैरह पढ़ोगे, ठीक है ना। लैम्यूर कर्व है आप लोगों के, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों के इस कर्व पढ़ोगे। तो पहले हम लोग इस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी हम लोग कब आएंगे टॉपिक पे तो हम लोग फिर पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो इफेक्टर हैं, ठीक है ना, उन पे हम लोग पहली बात करते हैं नेचर ऑफ इसकी एड्सॉर्बेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग नेचर ऑफ इसकी बात करते हैं, एड्सॉर्बेंट की ही बात कर लेते हैं। पहले हम लोग नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है, बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो होती है गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, एड्सॉर्ब होती हैं टू ग्रेटर एक्सटेंट इजीली लिक्विफाइड गैस मींस क्या होता है। तो नेचर ऑफ एब्सॉर्बेंट की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी जो गैस होती है, गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाती है, इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। जितनी लिक्विफाइड हो सकती होगी, जितना भी इजीली लिक्विफाइड हो सकती होगी, उतना ही वो जो है हाई एब्जॉर्प्शन पावर रखती है, ठीक है ना। हाई एब्जॉर्प्शन शक्ति है, इस बात को समझिए आप, ठीक है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। क्या पढ़ा है आप लोगों ने, टीवी आप लोगों ने पढ़ा है। किसी भी गैस के लिक्विफिकेशन होने के लिए क्या होता है, उसके एक क्रिटिकल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर की, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को, क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर पे ले जाने पर कोई भी गैस क्या हो जाती है, आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो है एब्जॉर्बेट वैसा होना चाहिए जो कि क्या हो, इजीली लिक्विफाइड हो सके, ठीक है ना। समझिए बात को कि इजीली लिक्विफिकेशन गैस जितनी होगी, जो भी आसानी से लिक्विफाइड हो सकेगी, वो आपका उतना ही एब्जॉर्प्शन फास्ट रखेगी, जल्दी होगा आपका एब्जॉर्प्शन, क्या होगा, जल्दी होगा उसमें, ठीक है ना। तो इजीली लिक्विफाइड गैसेस का मतलब यही है कि हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड व्हिच इज टर्न शुड हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो जितना उसमें आपका ग्रेटर लिक्विफिकेशन होगा, उतना ही उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर जो होगा वो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। और वो आसानी से उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगी, लिक्विफाइड हो जाएंगी गैसेस, ठीक है। वो उतनी ही जल्दी से आसानी से लिक्विफाइड हो जाएंगे और उतना ही आपका एब्जॉर्प्शन हो सकेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग आप लोगों की डेटा के द्वारा हम लोग आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। एक हमने डाटा लिया है, इसको आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है ना। मैं डाटा नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने आपको एक टेबल दी है, टेबल में हमने आपको ये बताया है कि जैसे जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर कम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो है आपका लिक्विफिकेशन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्ब्ड इन ml में डिक्रीज होता जा रहा है। देखिए ये 380, 180, 48, 5.2 और ये जो है यहाँ कुछ 4.5 हो गया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस डेटा के बेस पे हम ये बता सकते हैं क्या कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता जा रहा है, वहाँ पे लिक्विफिकेशन भी आपका कम होता जाता है, और लिक्विफिकेशन भी कम होता है तो एड्सॉर्प्शन भी आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। एड्सॉर्प्शन भी आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो जाता है। देखिए ठीक है, जैसे जैसे आपका क्रिटिकल हर चीज आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर भी आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम आपको इस ढंग से ये बता सकते हैं कि किसी भी गैस में सिवाय इसको छोड़कर, किसको, N2H2 को छोड़कर बाकी का लिक्विफिकेशन बहुत ही तेजी से क्या होता है, डिक्रीज होता है। बहुत ही देखिए तेजी से डिक्रीज हो सकता है, ठीक है ना। इसको छोड़कर अगर आप देखते हैं
ठीक है ना। तो ये आप लोगों का नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट का फर्क पड़ता है कि किसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। हम लोग क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर के अंदर रह के जो है उसको हम लोग इसके प्रेशर पे एडसॉर्प्शन के नेचर को हम लोग समझ सकते हैं, किसी भी एडसॉर्बेंट के नेचर को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं वो बात करते हैं हमारे नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट की बात करते हैं। हम अब नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट बेसिकली क्या होता है, एक ये सरफेस फिनोमिना है। ये नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट क्या है, नेचर फिनोमिना है। अभी हमने आपको कहा था कि ये एडसॉर्बेंट बेसिकली क्या है, सरफेस फिनोमिना, ठीक है ना। एडसॉर्बेंट आपका जो है बेसिकली ये आपका एक टाइप के क्या है, सरफेस फिनोमिना है, ठीक है। इस सरफेस फिनोमिना में आप लोगों को पता है कि कोई भी आपका जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन वो बेसिकली आपका डिपेंड करता है किस पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है ना। एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। जितना आपका ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा, जितना आपका ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा उतना ही आपका क्या होगा, एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे आप लोग सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, ये आपका रेट ऑफ एडसॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आप लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। क्या, जैसे कि आपको मैंने लास्ट बताया था कि जैसे आपको चारकोल है, चारकोल को अगर आप जो है एक पाउडर फॉर्म में लेते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, तो पाउडर फॉर्म में आप देखेंगे ये ज्यादा ही एडसॉर्प्शन रखेगा। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ गया, ग्रेन्युलर फॉर्म में क्या रहा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में रहा, उसमें सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। तो नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक सरफेस वाला एरिया वाला होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया रिक्वायर्ड करे, ठीक है ना। समझ रहे हैं, क्लियर है आप लोगों को। दूसरा एक एग्जांपल और अच्छे से समझने के लिए आप देखिए, एक आपकी सरफेस एक प्लेन सरफेस है और एक हमने आपकी थोड़ी सी रफ सरफेस ले ली, कैसे ले ली, रफ सरफेस ले ली। तो इसमें आप देखिए एक प्लेन सरफेस है, एक रफ सरफेस है, तो एडसॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा आपका, एडसॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा, कोई बता सकता है, तेजी से आंसर दीजिए। पूरी क्लास पड़ी हुई है, लाइव चल रहा है सेशन, ठीक है। ये आप लोग जो है चैट पे बोलिए, क्या चल सकता है आप लोगों का, गलत। रफ सरफेस पे आपका एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। रफ सरफेस पे क्या मिला, एरिया ज्यादा मिला बेटा, एरिया आप लोगों का एरिया ज्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि क्या होगा, कोई भी गैस आएगी तो यहाँ पे आएगी, थोड़ी देर रुकेगी, फिर ये रुकेगी, फिर ये रुकेगी। जैसे आप लोग समझिए आपके घरों में एक टाइल है, टाइल पे पानी आपने डाला, एक प्लेन टाइल है और एक रफ टाइल है, किस पर आपका पानी ज्यादा रुकता है, रफ पर ज्यादा रुकता है, ठीक है ना। तो एडसॉर्प्शन का भी यही फिनोमिना है, ठीक है ना, एडसॉर्प्शन का भी यही फिनोमिना है, ठीक है। मस्ती हो रही है आप लोगों की कि आप लोगों को क्या है कि प्लेन सरफेस पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन कम होगा और रफ सरफेस पे आप लोगों का ये क्या होगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है किस पे, सरफेस पे। हमने आपको बताया ना एरिया, एरिया बढ़ गया, बेसिकली क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, ठीक है, टिंग टिंग एरिया बढ़ गया। तो ये भी आप लोगों का डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके, थर्ड एग्जांपल एक आप ले सकते हो, एक चारकोल, चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, इसमें क्या फर्क है, कोई बता सकता है, नहीं बता सकता, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल एक सिंपल सी क्या होती है, बुझी हुई लकड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको जला देते हैं, इसको हम लोग तंदूर खाने जाते हैं, उसको क्या करते हैं, तंदूर के समय इसको जला देते हैं,
तो ये क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है, किसी भी चारकोल को ऑन हीटिंग बेसिस पे हम लोग एक्टिवेटेड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग सर्दी के दिनों में आप लोगों के पापा क्या करते हैं, लकड़ी जलाते हैं। आप लोगों के गांव में अगर देखते होंगे तो लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी जलती हुई और एक बुझी हुई लकड़ी, दोनों में समझिए, एक में आप लोगों के लाल लाल अंगारे हैं, ठीक है ना, लाल लाल अंगारे बन रहे हैं, वो कहलाता है एक्टिवेटेड फॉर्म, एक्टिवेटेड फॉर्म। और एक बुझा हुआ फॉर्म है, ठीक है, एक लकड़ी बुझ चुकी है, राख बन चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें आप हल्की सी भी एक तीली ले जाके देखिए, आप माचिस की तीली ले जाके देखिए, आप क्रैकर्स ले जाके देखिए, एक बुझी हुई राख के सामने जाएंगे तो कुछ भी नहीं आपको होगा। लेकिन आप एक एक्टिवेटेड, अगर जो भी आपकी लकड़ी जल रही है या उसमें लाल लाल है, तो वहां पे